हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं फिर से एक बार राजभाषा प्रश्नोत्तरी के वीडियो को लेकर। दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजभाषा के प्रश्नों को इसमें हम समाहित करते हैं, जो कि आपके किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में निस्संदेह रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और हम देखते हैं कि आपके लिए इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है जो कि एएन एग्जाम से मैंने इसमें कलेक्ट किया है और पहला प्रश्न है, देख रहे हैं, भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चार ऑप्शन दिया है जिसमें सही जवाब आपको चूज करना है गोवा, पुडुचेरी, मिजोरम, नागालैंड। तो दोस्तों, भारत की एकमात्र राज्य और ऑप्शन के हिसाब से उसका सही जवाब होगा नागालैंड। दोस्तों, जान लीजिए, नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत का जो 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है उनमें से एक राज्य है जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है और वह किसी अन्य राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, किसी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार किसे है? चार ऑप्शन है, संसद के दोनों सदन, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और चौथा नंबर है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो आप जान लीजिए, किसी भी राज्य को अपनी राजभाषा घोषित करने का उसका खुद का अधिकार है, यानी उस राज्य की विधायिका किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? 2 नंबर, राज्य की विधायिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, उर्दू, कोंकणी, संथाली, राजस्थानी। बताना है इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका 4 नंबर ऑप्शन है राजस्थानी, यानी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ था उस समय उसमें 14 भाषाएं थी। तो 22 भाषाओं में से राजस्थानी भाषा नहीं आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर, पटना। तो 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 3, मैसूर, यानी केंद्रीय भाषा जो संस्थान है वह मैसूर में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है, बीजी खेर, जीबी पंत, ललित नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बीजी खेर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 15 जनवरी, 14 सितंबर और चौथा है 27 नवंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार। तो सही जवाब दीजिए। काव्य लेखन के लिए अगर पुरस्कार की बात होगी तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार होगा, वहीं कहानी लेखन के लिए अगर कोई पुरस्कार होगी तो प्रेमचंद पुरस्कार होगा। यह आपको इसी वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त कविता लेखन के लिए, प्रेमचंद पुरस्कार जो है वह कहानी लेखन के लिए होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब 1 नंबर होगा, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। 8 नंबर है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषिक क्षेत्र के हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन 1 घ क्षेत्र, ऑप्शन 2 ग क्षेत्र, ऑप्शन 3 ख क्षेत्र और ऑप्शन 4 क क्षेत्र। आप जान लीजिए, भारत को भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और यह प्रश्न जो 8 नंबर प्रश्न है ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षाओं में यह रिपीट किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह क क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन के हिसाब से इनका सही जवाब हो गया क क्षेत्र।
प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 11 के अनुसार संहिताएं, प्रक्रिया संबंधित अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि किन भाषाओं में होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है। हिंदी और स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के क क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य क्या है? क्लियर, पहले तो प्रश्न को समझिए। क क्षेत्र में जो भाषा के आधार पर 3 क्षेत्र हैं, उनमें से क क्षेत्र में केंद्र सरकार का कोई कार्यालय है और राज्य सरकार का कोई कार्यालय है। इनमें जो पत्राचार होगा उसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो जान लीजिए, क क्षेत्र में जो भी कार्यालय है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, इनमें जो है कि हिंदी को 100% लागू करने की सरकार की योजना है। तो ऑप्शन के हिसाब से इनका सही जवाब भी होगा 4 नंबर ऑप्शन, 100% इसमें पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? ये हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि राजभाषा हिंदी का जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। तो इसका सही जवाब देवनागरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 4 ऑप्शन है, 18, 20, 22, 24। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से यानी जब संविधान लागू हुआ उसमें 14 भाषाएं थी। तो चूंकि यहाँ पे अभी या मूल रूप शब्द ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें आपको वर्तमान शब्द को समझना है, यानी वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। किसी भी कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवृत्ति क्या है? 4 ऑप्शन है, 1 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार और चौथा हो गया 12 महीने में 1 बार। तो इनका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 3 महीने में 1 बार, यानी साल में 4 बार इनकी आवृत्ति होगी। साल में 4 बार बैठक होगी, यानी हर 3 महीने में 1 बार इनकी बैठक होनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो जान लीजिए, केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष गृह मंत्री होगा और जो केंद्रीय हिंदी समिति है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री होगा। 15 नंबर प्रश्न है। यदि किसी कर्मचारी ने हिंदी माध्यम से मैट्रिक या कोई समकक्ष परीक्षा या उच्चतर परीक्षा पास की हो तो उसके हिंदी ज्ञान को क्या समझा जाएगा? 4 ऑप्शन है, प्रवीण स्तर, प्राज्ञ स्तर, प्रारंभिक स्तर, कार्य साधक स्तर। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा प्रवीण स्तर। ठीक है, आगे बढ़े। 16 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाए कि वह भारत की कंपोजिट कल्चर के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? 4 अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 356, 355, 353 और अनुच्छेद 351। तो इसका सही जवाब देना है दोस्तों। जो आदेश दिया गया है वह अनुच्छेद 351 में दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो गया। 17 नंबर प्रश्न। राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 के अनुसार केंद्र सरकार का कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कर सकता है यदि, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसको अंग्रेजी अनुवाद की जरूरत है, जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है और 3 है जब दस्तावेज क क्षेत्र से आया है, चौथा दस्तावेज 2 पेज से ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इसके हिसाब से सही जवाब होगा ऑप्शन 2, जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है तो कोई भी कर्मचारी उसका अंग्रेजी अनुवाद की डिमांड कर सकता है। प्रश्न नंबर 18। राजभाषा नियम
76 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना किसकी जिम्मेदारी है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की, कार्यालय के मुख्य राजभाषा अधिकारी की, कार्यालय के कर्मचारियों की और कार्यालय के सभी अधिकारियों की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी किसी भी कार्यालय में हिंदी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा कार्यालय का जो प्रशासनिक प्रधान होगा उसकी पहली जिम्मेदारी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही जवाब देना है दोस्तों। अभी इसी वीडियो में, पिछले किसी वीडियो में आपने 4 जो है कि पाठ्यक्रम देखा था, तो यह वर्तमान में क्लियर हो गया कि इसमें 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह एएन एग्जाम से टोटल 19 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमने लिया है वह एईई एग्जाम से लिया है, जो 30% 20 नवंबर 2022 को पूछा गया था। तो उसका पहला और इस वीडियो का 20वां प्रश्न है, राजभाषा के प्रयोजन के लिए अपने देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन दिया। आप जानते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि भाषा के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? 3 क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन 1। अगला देखते हैं, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है, यानी भाषा के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो आपको सलाह है कि क्षेत्र क और क्षेत्र ख में जो राज्य आते हैं उनको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि गौ क्षेत्र बाकी जो क और ख में नहीं आया है वह गौ क्षेत्र में आया है। तो यहाँ पे आपको ख क्षेत्र के राज्य को आपको जो याद रहेगा उन्हीं में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ख क्षेत्र में आने वाला राज्य पंजाब है। और आप जब देखेंगे मैप में देखेंगे कि पंजाब का जो भी पड़ोसी राज्य है वह क्षेत्र क में आता है। तो ऐसे भी याद हो जाएगा, पंजाब और चंडीगढ़ क्षेत्र ख में है, बाकी नीचे जब आते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सब क्षेत्र ख में आ जाता है। यही है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो क क्षेत्र भी उसी तरह आपको याद रखना है कि क और ख क्षेत्र जब आप याद कर लेते हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इनका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है वह क क्षेत्र में नहीं आता है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर और 13 सितंबर। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) से प्रभावित हुई। अब ये पे यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रभावित नहीं प्रभावी हुई होगी। 26 जनवरी 1965, 27 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1964 और 27 जनवरी 1964। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 डैश से संबंधित है क्षेत्रीय राजभाषा समिति का गठन, संसदीय राजभाषा समिति के गठन, नगर राजभाषा समिति के गठन और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है धारा 4। 26 नंबर प्रश्न, संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 का उल्लेख संविधान के डैश में है, किस भाग में है ये पूछ रहा है। 4 भाग दिया है, यानी आप जानते हैं कि संविधान का जो भाग 17 है वह भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाग 17। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ताईस नंबर प्रश्न, राजभाषा अधिनियम
1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? 4 धारा दिया, धारा 8, धारा 6, धारा 5, धारा 7। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 1 सही जवाब है। धारा 8 के तहत केंद्र सरकार को राजभाषा से संबंधित नियम या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है, रेल मंत्रालय की निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की डैश करती है। जो रेल मंत्रालय का जो निरीक्षण करती है वह संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है, यह प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया, पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति और इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दूसरी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने अंतराल पर की जाती है? 4 ऑप्शन है, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और प्रत्येक महीने में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 6 महीने में एक बार, यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 2 होगा। 6 महीने में एक बार यानी साल में 2 बार। 30 नंबर है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्य होते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं? 4 ऑप्शन, 10, 20, 30, 40। आप जान लीजिए यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में समान रूप से रिपीट हुआ है। तो संसदीय राजभाषा समिति में जो सदस्य होते हैं टोटल 30 होता है, यानी जो है कि लोकसभा से 20 सदस्य लेता है और राज्यसभा से 10। अब 20-10 का फंडा इसलिए है कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा 2 गुने होते हैं, इसलिए वहां से 20 सदस्य को लिया जाता है और राज्यसभा से 10 सदस्य को लिया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से टोटल 20 सदस्य हो गया, जो कि ऑप्शन 3 में आता है। 31 नंबर प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है और 22 भाषा में से एक नेपाली भाषा भी है, जो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 में आता है। 32 नंबर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का अंतराल क्या है? प्रति माह, 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार और 3 महीने में एक बार। तो बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है वह 3 महीने में एक बार होता है, यानी साल में 4 बार। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 4 सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्मचारी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? 4 ऑप्शन है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 के अंतर्गत, वहीं नियम 9 के अंतर्गत, फिर नियम 10 के अंतर्गत और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इनका सही जवाब है ऑप्शन 3 नियम 10 के अंतर्गत जो है कि कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमने उठाया है एएमई एग्जाम से, जो कि एलडीसी 20 नवंबर 2022 को पूछा गया है और इस इस वीडियो का 34 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? 4 ऑप्शन है, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा में और चौथा है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। यानी धारा 3(3) में जो भी टॉपिक आता, 14 टॉपिक है, उनको जो आपको हिंदी और अंग्रेजी यानी बिलिंगुअल भाषा में आप जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में आपको इसमें जारी करना है। 35 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार निम्न में से कौन राज्य गौ क्षेत्र में नहीं आता है? प्रश्न देखिए, गौ क्षेत्र में नहीं आता है, यानी इसमें वैसे राज्य चूज करना है जो कि गौ में नहीं है, यानी 3 राज्य गौ में है और चौथा इसमें गौ में नहीं है। असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सिक्किम। बताइए इसमें गौ राज्य में नहीं आने वाले कौन सा राज्य होगा? तो जान लीजिए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र क्षेत्र ख में आता है। चलिए आगे बढ़ें। 36 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? आपको मैं बता दूं कि जो
राजभाषा आयोग है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष गृह मंत्री जी हैं। तो बताइए वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय जारी करेगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब गृह मंत्रालय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, मलयालम, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 सितंबर, 14 सितंबर और 2 अक्टूबर। सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) में आता है? सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया, संविदा, अधिसूचना, संकल्प, यह सभी विकल्प सही है। यानी प्रश्न कहता है कि धारा 3(3) में जो है कि कौन कौन सा आता है, उसमें टोटल 14 टॉपिक है। तो इनमें से देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन के हिसाब से इनका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ये सभी विकल्प सही है। 40 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा कि वर्तमान में संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, जो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 2 में 22 है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी में कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, प्रेमचंद पुरस्कार योजना, यशपाल पुरस्कार योजना और अज्ञेय पुरस्कार योजना। अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा था जो है कि कविता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है, और वहीं अगर कहानी उपन्यास के लिए पुरस्कार मिलेगा तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना होगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद पुरस्कार योजना इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उसके हिंदी अनुवाद में उस युग्म का चयन करें जिसमें सही हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया है। यानी 4 इसमें ट्रांसलेट शब्द है जिनमें एक गलत है, तो गलत वाले को इसमें चूज करना है। अप्रूव्ड अनुमोदित ये सही है, सैंक्शन्ड यानी उसको स्वीकृत बोलते हैं, ड्राफ्ट को मसौदा बोलते हैं, यानी 3 सही है। तो इस हिसाब से यहाँ चूंकि गलत को चूज करना है, यानी 3 तक तो इसमें नहीं होगा। चौथा है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसका हिंदी में लिखा है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि यह गलत है। यानी ऑप्शन के हिसाब से इनका चौथा जवाब सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है, राजभाषा मंडल कार्यान्वयन समिति की बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, राजभाषा अधिकारी। आप जान लीजिए मंडल कार्यान्वयन समिति की बात की है, डिविजनल लेवल पर जो इसका अध्यक्ष होगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा, वह कौन होगा? आप जानते हैं कि मंडल की अध्यक्ष होते हैं डीआरएम होते हैं। तो यहाँ पर जो राजभाषा से संबंधित जो समिति की बैठक होती है उसके अध्यक्ष भी डीआरएम सर ही होते हैं। यानी इसका सही जवाब होगा मंडल रेल प्रबंधक। 44 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार क्षेत्र क में सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें 4 राज्य दिया जिसमें एक राज्य क में से नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब राज्य जो है वह क्षेत्र ख में आता है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उसके हिंदी अनुवाद में उस युग्म का चयन करें जिसमें अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन है, एडिशनल जनरल मैनेजर, अपर महाप्रबंधक, ये तो सही अनुवाद है। प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार, ये गलत है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से
यह सही हो जाएगा। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, दुर्घटना राहत ट्रेन, ये भी तो सही ट्रांसलेट है। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, मंडल यांत्रिक अभियंता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितनी कार्यावधि के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, कोई समय सीमा नहीं है। तो 343(2) के तहत जो है इसका जो समय दिया गया है वह 15 वर्ष निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन 2 15 वर्ष तक होगा। 47 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उनके हिंदी अनुवाद में उस युग्म का चयन करें जिसमें अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है। IRMS भारतीय रेल प्रबंधन सेवा, मैकेनिकल इंजीनियर यांत्रिक सेवा, अलाउंस भत्ता, कैजुअल लेबर, लापरवाह श्रमिक। यानी इसमें देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा सही ट्रांसलेट है और चौथा कैजुअल लेबर का गलत ट्रांसलेट दिया है। तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कैजुअल लेबर। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने टोटल 47 प्रश्न सोल्व किए जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।